अरे प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है। माना घर सास का था, लेकिन बहू भी तो उम्र भर रहने के लिए आती है। अरे बहू जरा वो लाल वाली साड़ी निकाल दे तो, नहा कर पहननी है। कौन सी वाली माँ जी? लाल तो मेरे पास एक ही है, जो मैंने कल सूखने के लिए डाली थी। क्या सूखने? तूने उसे घर में ही धो दिया? तो क्या उसे धोने में अमेरिका जाती? अरे चुप कर। तो कौन सी वाली साड़ी की बात कर रही है? वो वाली ना जो तूने अपनी विदाई में पहनी थी। माँ जी वो तो मेरा लहंगा है, वो क्या करेंगी आप पहनकर? कहाँ जाना है? बोलती जितना है ना उतना काम करके दिखाती। अरे घर पर पहन कर बैठना है, अब बता। अरे देख मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ये काम छोड़ दे। ससुराल है ये तेरा, यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं होता, समझी? हमारा होता है, हमारा। जा लेकर आ वो लहंगा। बहू बेचारी भारी सा लहंगा सास के कमरे में रख देती है। सास लहंगा पहनकर घर में घूम रही होती है कि ससुर जी पूछते हैं, अरे क्या बात है लाजो, लग रही हो बिल्कुल दुल्हन जैसी। वैसे किसका है ये लहंगा? मैंने तो तुम्हारे पास कभी नहीं देखा। मेरा ही है, और किसका? अरे बहू का लहंगा था ये। वो क्या है ना, अगले महीने करवा चौथ आने वाला है, तो सोचा ट्राई कर लूं। कहीं से सिलवाना हो या खुलवाना हो तो दर्जी को देकर अपने नाप का कर लूं ना। होता भी वही है। अगले महीने जब बहू की पहली करवा चौथ होती है तो सास सच धज कर खड़ी हो जाती है महंगे से लहंगे में, और बहू वो बेचारी अपनी दूसरी नॉर्मल सी साड़ी में। ये क्या है संध्या? माँ को देखो, इस उम्र में भी कितनी फ्रेश और यंग लग रही है। और ब्राइट कलर तो देखो, वाह मजा आ रहा है माँ तुम्हें देखकर। लग रहा है जैसे इसका नहीं तेरा पहला करवा चौथ हो। बेटा शौक शौक की बात है। मेरा तेरे पिता से इतना ज्यादा प्यार है कि क्या बोले, लेकिन छोड़, सीख जाएगी बहू भी कभी ना कभी। और बता। तभी पड़ोसन हाथ में पूजा की थाली लेकर आती है और बहू को देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसी है? कितनी हल्की साड़ी, वो भी आज के दिन। वैसे बहन जी आप लग रही हो बिल्कुल हीरोइन। कहाँ से लिया लहंगा? अरे वो क्या है ना, मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाया था। मनीष मल्होत्रा नहीं, सब्यसाची माँ जी। अरे जो भी हो, लहंगा है बहुत अच्छा। चलो छत पर चले, पूजा कर ले। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। वो अगले दिन मायके जाने को तैयार होती है कि बहू ये मेरा सूटकेस आगे रखना, वो क्या है ना मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। कहाँ जा रही है माँ जी आप? मैं मायके जा रही हूँ। घर पर इनके और पापा जी के खाने पीने का देखभाल करने के लिए किसी एक को तो घर में रहना होगा ना। अरे कैसी बात कर रही है बहू? मेरा मायका क्या होता है? अरे बताया था ना, हमारा कहना है, हमारा। और इन लोगों के खाने का क्या इंतजाम करना? छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो नहीं खा पाएंगे। कमला को कह दिया है, बना दिया करेगी। अच्छा चल जल्दी कर, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। बहू ना चाहते हुए भी सास को लेकर मायके चली जाती है, जहाँ समधन जी, अरे आइए आइए बहन जी, संध्या ने तो बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। अरे वो क्या है ना, बहुत जिद करने लगी कि नहीं मम्मी जी चलना है चलना है। अरे मैंने कहा भी, घर में 2 मर्द अकेले खाना पीना कैसे करेंगे? तो कहने लगी, अरे कमला बना देगी, मम्मी जी आप तो चलो मेरे साथ। तो मैं आ गई। बहू की माँ बेटी की तरफ घूर घूर कर देखती है। वो क्या है ना माँ, मेरा मायका क्या होता है, हमारा मायका होता है, ये सिखाया है सासू माँ ने मुझे, है ना सासू माँ? खैर, सास जमकर बहू के ससुराल में रहती है और खूब खातिरदारी करवाती है। बेटी संध्या जरा मेरे साथ चलो, एक काम है। माँ सोचती है कि बेटी को अलग लेकर जाएगी और उससे उसकी ससुराल का सुख दुख सुनेगी, लेकिन हाँ चलो चलो चलते हैं बाहर। वो क्या है ना, जब से आए हैं घर के अंदर रह रह कर मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। चलिए समधन जी। माँ जी,
वो माँ के साथ ना मुझे अकेले ही जाना होगा। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना, हम शाम को चलेंगे। अरे ना ना, तू अकेली कैसे जाएगी? अरे चल, मैं भी चलती हूँ, कोई ना, इतना संकोच ना किया कर। खैर सास भी संध्या और उसकी माँ के साथ निकल जाती है, लेकिन जाकर वो लोग करते भी क्या, थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ मैं तो वापस जा रही हूँ, ये औरत हम लोगों को बात करने ही नहीं देगी। हाँ, इससे ज्यादा बात तो हम फोन पर कर लेते थे। ठीक है बेटा, चली जा। संध्या सास के साथ वापस ससुराल आ जाती है। घर आकर रात को कमरे में संध्या पति से बात करती है। तंग आ गई हूँ मैं माँ जी से, मेरी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। अरे कोई भी काम करूँ साथ लग जाती है, कहीं भी जाऊँ तो साथ में आ जाती है। यहाँ तक कि मैं अपनी अलमारी में क्या क्या रखती हूँ वो रोज देखती है। ये ठीक नहीं है अन्नव। कोई बात नहीं संध्या, देखो मेरी लगातार 3 छुट्टियां आ रही हैं। हम एक काम करते हैं, हनीमून का बहाना बनाकर शिमला चलते हैं। वहाँ कम से कम कुछ दिन तो तुम सुकून से रह लोगी। संध्या खुश हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं शिमला की वादियों में। लेकिन ये क्या, दोनों जिस होटल में रुकते हैं वहाँ रात को कमरे की बेल बज जाती है। संध्या देखो तो, होटल के कमरे में किसने बेल बजाई है? कौन है? हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। आप एक काम करो, तब तक टीवी ऑन कर लो। वैसे शायद वेटर आया होगा खाने का ऑर्डर लेने के लिए। बहू जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है सास। अरे मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? देखो कौन आया है। साथ में होते हैं ससुर। माँ पापा, आप लोग यहाँ मेरे रूम में? वैसे आप लोग कब आए? अरे मेरा कमरा क्या होता है, हमारा कमरा होता है बेटा। और हाँ, एक बात सुन ले, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जहाँ भी जाओ हम लोगों को साथ लेकर जाओ। अब काहे का हनीमून। संध्या पति और सास ससुर के साथ 2 दिनों के बाद घर आ जाती है, जहाँ सास सभी को शिमला की फोटो दिखाते हुए, ये देखो मेरी शिमला की फोटो। अरे कितनी प्यारी स्कर्ट, और ये जींस का रंग तो कमाल का लग रहा है। वैसे ये तेरी बहू ने क्या पहना है? साड़ी, और वो भी सर से पल्ला। सच्ची बहुत ही गंवार है। अब क्या कहना, कभी बाहर निकली नहीं होगी तो पता नहीं कि क्या पहना जाता है। ऐसे चलो रहने दो, उसकी बात ही नहीं करनी। बहू सब सुन रही थी। बड़ी आई, कहीं निकली नहीं, मेरी स्कर्ट से लेकर पैंट तक पहन डाला। पापा जी को लेकर आई तो सर पर पल्ला करना पड़ा, और अब खुद ज्यादा हीरोइन बन रही है। बड़ी आई, अभी बताती हूँ। संध्या सास की सहेलियों के पास जाकर कहती है, वो क्या है ना, दूसरों के कपड़ों में सब अच्छे लगते हैं। क्यों माँ जी? वो मेरा अरे बहू बहू बहू, जा जा चाय लेकर आ सबके लिए। और मेरा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हमारा माँ जी, हमारा। अरुणा सिर्फ 12 साल की तो थी वो। अभी तो गुड्डा गुड्डी से खेलकर उनका ब्याह करवाती थी, और खिलौने की गुड्डी की तरह होके उसकी विदाई पर रोने का नाटक करती। लेकिन कुछ महीनों बाद ही अरुणा की खुद की शादी हो गई, और इस बार वो असल में रोई। अम्मा, मारे थारी याद आएगी, मने ससुरा का घर मत भेजो अम्मा। ओ छोरी, गुड़िया के तो भाग में लिखो रहे, कच्ची उम्र में ब्यानो, तने जानो पड़ेगा हमारी बेटी। अम्मा, मैं थारे बिना क्या करूँ माँ? छोकरी, अब से ससुराल में ही थारी माई और वहीं थारा बाप से। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि अरुणा की शादी बचपन में हो रही थी, बल्कि इस बात का भी था कि उसकी शादी उससे 12 साल बड़े लड़के से हो रही थी। अरुणा थी तो बच्ची ही, वो ससुराल में भी ऐसा ही व्यवहार करती जैसे उसी का घर हो। एक दिन अरुणा सुबह देर से उठती है।
अरे छोरे, थारा ऊपर कुंभकर्ण को सायो है के? कितनी सोवे, लात शरम मायके में ही रख के आ गई है के? सास जी, मारे रात को नींद नहीं आ रही थी, हमारी याद आ रही थी। सुबह 4 बजे नींद लगी। हमारी याद से कह दे कि अब से दिन में आवे, समझी? वरना ऐसे काम कंधे पे रख दूंगी कि दिन रात जाके काम करती रहेगी बस। इतने अनुशासन की तो अरुणा को आदत ही नहीं थी, पर फिर भी वो सास की सख्ती झेलती गई। जैसे ही स्कूल खुले, अरुणा ने अपनी सास के पास जाके कहा, सास जी, मैं 6वीं में आ गई, हमारा स्कूल में एडमिशन करवा दो यहाँ के। स्कूल जाएगी? हाँ, पढ़ूंगी, लिखूंगी और सहेली भी बनाऊंगी नई नई। अरे वाह, जागती आंख से सपने देख रही है, वाह। सुन, हमारे यहाँ आदमी भी स्कूल ना जावे, तू तो फिर भी छोरी है। पर तारी गलती ना है, गलती है थारा माँ बाप की, जिनकी वजह से तू 5वीं तक भी पढ़ ली, इसीलिए तो इतना फुड़कती है। चल रसोई में जा और बैंगन चूल्हे में रख दे, आज भरता बनेगा। भरता तो तुम हमारी शिक्षा का बना रही हो। ऐ छोरी, एक बात सुन ले, इस घर में हमारी बात के आगे ना किसी की मर्जी चले है, ना किसी की जुबान। सास जी, पर पढ़ना तो अच्छी बात है। पढ़ लिख के आदमी नौकरी करे से, और नौकरी तो गधों भी कुम्हार की करे से। हमारी खुद की खेती बाड़ी है, बैलगाड़ी है, हमें ना है जरूरत कोई शिक्षा विक्षा की। अब ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब हमारी जुबान नहीं, छड़ी चलेगी छोरी, समझ कर रही हो? बेचारी अरुणा सास की धमकी सुन के वहां से रसोई में चली जाती। शाम को वो रसोई की खिड़की से टीवी देखते हुए खाना बना रही है। अब टीवी देख ले या अपनो काम देख ले, यहाँ टीवी देखने आई है क्या? अरुणा चुपचाप अपने काम में लग जाती है, पर जैसे ही सास टीवी के सामने से उठ के जाती है, वो वापस टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में खाना बन के तैयार हो जाता है। खाने के लिए अरुणा की सास और पति राजपाल बैठते हैं। एक निवाला चखते ही सास झल्ला जाती है। अरे झेका बना दियो, इतनी हल्दी डाली है भरते में। बैंगन की हल्दी की रस्म करवानी थी क्या? बैंगन को बिहाव रचवाएगी क्या? मेहंदी को नहीं लगा दी? मैं फिर से बना दूंगी, तुम गुस्सा मत करो। फिर से बना देगी? अरे मसाला, तेल, सामान ये सब तो फ्री में बांट रही हो है ना बाजार में। ये थारा मायका से यहाँ सब लेके आई है, झोला भर भर के। है सास जी, बात बात में मारा माँ बाप को क्यों लाओ बीच में? मारी गलती है, मैं भुगतुआ। लाओ मैं खिचड़ी बना दूं। अरुणा की उम्र नहीं थी खाना बनाने की, लेकिन फिर भी समझ ने बहुओं की जो परिभाषा तय की है, उसके हिसाब से उसे ये सब करना ही था। और इतनी कोशिश के बाद अगर उससे गलती हो जाए तो उसे सास के ताने सुनने ही थे। उस रात खिचड़ी बनाने के बाद और सारे बर्तन धोने के बाद अरुणा सोने गई, लेकिन नन्ही सी जान को फिर अपने मायके की याद आ गई और वो रात भर करवट बदलती रही, पर सुबह जैसे तैसे जल्दी जाग गई। अरे सुन छोरी, आज पूनम है, हमारे घर से गरीबन में खीर बांटी जाए है, तो तू दूध तपा के रख ले, शाम होते ही खीर पूरी बनेगी। दूध का बड़ा तपेला चूल्हे पे रख दिया गया था। अरुणा को दूध के उफान पे आते ही
जल रही लकड़ी बाहर लाना था ताकि दूध फैले ना। अब क्योंकि दूध ज्यादा था तो उसमें समय लग रहा था। अरुणा उठ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। वो चूल्हे के पास ही बैठी रही। लेकिन रात को ठीक से ना सो पाने और जल्दी उठ जाने की वजह से अरुणा ऊँघ रही थी। उसने 2 बार खुद को झपकी से जगाया, लेकिन तीसरी झपकी गहरी नींद में बदल गई। अरुणा नींद में थी। इधर दूध उबल रहा था, उधर नींद गहरा रही थी। एक चीख सुन के उसकी नींद टूटी। अरे छोरी, मत कमेरी करम जली। सासू माँ, दूध गया। मारे भी दिख रहे है दूध गयो, पर अब तू भी गई, रुक जा। सास अपने कमरे से एक छड़ी लाई और अरुणा को हाथ आगे लाने को कहा। बस इसके आगे जो हुआ वो दिखाना सही नहीं है। लेकिन कुछ सवाल है आप लोगों से। क्या ये सही है कि बच्चियों से उनका बचपन इस तरह छिन जाए? क्या ये सही है कि बच्चियों की खेलने की उम्र में कोई उनकी जिंदगी से खेल जाए? क्या अरुणा के साथ जो हुआ वो सही है? बहू क्या होती है? बहू होती है बेटे की पत्नी, लेकिन आत्मनिर्भर बहू होती है घर की मुनीम, क्योंकि वो पैसे का हिसाब रखती है। वो होती है घर की सेवक, क्योंकि वो घर की हर जिम्मेदारी निभाती है। वो होती है रसोइया भी, क्योंकि रसोई में उसके जाए बिना काम नहीं चलता। सुबह के 9 बजे थे और मेहता परिवार में रोज की तरह हंगामा शुरू हो गया था। सिर्फ 5 लोग रहते थे इस घर में, लेकिन हंगामा ऐसा होता जैसे कोई धर्मशाला हो। इसका कारण सबका सुधा के ऊपर निर्भर होना था। सुधा घर की बहू थी और उसके अलावा उसका पति, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, एक 12 साल का बच्चा और सास ससुर इस घर में रहते थे। सुधा, ये आज अखबार वाले ने अखबार नहीं डाला क्या हमारे यहाँ? मम्मी, ये क्या बना दिया नाश्ते में आपने? मैं नहीं खाऊंगा। अरे सुधा, वो दूध गरम करके ले आ और आते आते इनकी बीपी की गोली भी लेते आना। सुधा किचन में काम करते करते सबकी बातें सुन रही थी और वहां से ही चिल्लाते हुए जवाब दिया। अरे अजय, देखो ना, वहीं कहीं हॉल में रखा होगा। राहुल बेटा, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी जी, आप वहीं से अच्छे से देखिए ना, मैंने बीपी की गोली टेबल पर ही निकाल कर रखी है। सुधा दूध सास के कमरे में देकर आती है और अजय से कहती है, अजय जाओ ना, आज राहुल को बस स्टॉप तक छोड़कर आओ ना, उसकी बस आती ही होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी मॉर्निंग न्यूज़ शो आने वाला है। और हाँ, ऑफिस जाने से पहले 200 रुपया देकर जाना, मुझे बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। मम्मी, स्कूल में फीस जमा करनी है, टीचर कह रही थी कि कल लास्ट डेट है। हाँ राहुल बेटा, आज मेरी सैलरी आने वाली है तो मैं बैंक से आते आते तुम्हारी फीस भी भर दूंगी। अब चलो जल्दी, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आती हूँ, फिर मुझे भी निकलना है। आज बैंक में क्लोजिंग है तो बहुत काम है। बहू, शाम को आते आते मेरा मालिश का तेल लेकर आना, खत्म हो गया है। सारे काम निपटाकर सुधा बैंक चली जाती है और शाम होते ही घर पर बाकी सारे लोग दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि हंगामा करना। अरे शाम हो गई है, बहू अब तक नहीं आई। क्या उसे पता नहीं कि मुझे जल्दी खाना खा के दवाई भी लेनी होती है? कब आएगी मम्मी? मेरा इतना सारा होमवर्क बचा है, कल के एग्जाम की भी तैयारी करनी है। इतनी बार कहा है सुधा से कि टाइम से घर आ जाया करे। इसी बीच सुधा हाफते हाफते घर आती है और सबसे लेट होने की माफ़ी मांगती है। अरे अजय, आज क्या हुआ, महीने का आखिरी दिन था ना, तो क्लोजिंग में थोड़ा टाइम हो गया। मेरा तो दर्द के कारण सर फटा जा रहा है। अरे तुम्हें समझना चाहिए कि घर में इतने सारे काम होते हैं तो समय से घर आ जाया करो। तुम्हें बाहर काम करने की इजाज़त दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर की जिम्मेदारियां भूल जाओ।
यहाँ राहुल की पढ़ाई बची है, मेरी मालिश नहीं हुई, इनको भी दवाई लेनी है। अब जाओ जल्दी खाने की तैयारी करो। ये सब सुनकर सुधा मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और बाकी कामों की तैयारी करती है। लेकिन काम करते करते वो अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है और काम खत्म करके उस सबके सामने आकर कहती है, मेरे बैंक की तरफ से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और गिफ्ट वाउचर में 1 हफ्ते का वैकेशन प्लान मिला है। तो कल ऑफिस के बाद मेरी ट्रेन है, सुबह जल्दी निकलूँगी ताकि ऑफिस के काम निपटा लूँ और 1 हफ्ते मुझे ऑफिस के काम से कोई फ़ोन ना आए। चलो बाय, अब मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी निकलना भी तो है। सुधा की बात सुनकर सब घर वाले सदमे में आ जाते हैं और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन सुधा जब अपना बैग पैक करने लगती है, सब उससे सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन वो बिना किसी की बात सुने अपना काम करती रहती है। चलो बाय राहुल, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ अजय, सबका ध्यान रखना। सासू माँ पापा जी की दवाई उन्हें टाइम पर दे देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगली सुबह सुधा बिना कुछ किए घर से चली जाती है। सुधा के जाने के बाद सब घर में सदमे में आ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या काम करना है। सब कामों में उलझ जाते हैं और दिन भर सुधा को याद करते रहते हैं, फिर परेशान भी हो जाते हैं। सबको ये समझ में आ जाता है कि सुधा कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल रही है और फिर भी वो लोग उसे कितना बुरा भला कहते रहते हैं। रात होते ही उन्हें सुधा की आवाज़ आती है और उसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। सब एक साथ बोल उठते हैं, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई। हाँ, स्टेशन पहुंचते ही आप सबकी याद आने लगी। राहुल की भी चिंता हो रही थी और सासू माँ का भी ख्याल आ रहा था। तो सोचा आप सबके बिना वैकेशन का क्या मतलब। जहाँ आप सब खुश वहाँ मैं भी खुश। यही तो होता है एक आइडियल परिवार। चलो अब सब बैठ जाओ, मैं जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। नहीं सुधा, आज खाना मैं बनाऊंगा और तुम आराम करोगी। मुझे माफ़ कर दो, तुम बाहर नौकरी करती हो और घर का सारा काम भी संभालती हो, फिर भी हम तुम्हें क्या कुछ नहीं कहते। आज से सारे घर के कामों में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हाँ मम्मी, मैं भी हेल्प करूँगा। बहू, हमें माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कभी नहीं समझ पाई, लेकिन आज से मैं छोटे मोटे काम खुद ही कर लूँगी और अजय भी तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ये सब बातें सुनकर सुधा खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान काम कर जाता है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रोज़ उसके घर के कामों में मदद करने लगते हैं। उस दिन घर वाले समझ जाते हैं कि आत्मनिर्भर बहू पर सब निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बहू किसी पर निर्भर नहीं होती। पिंकी एक छोटे शहर में रहती है। पापा के ऑफिस में उनकी काम में मदद करती है। एक दिन पिंकी पापा से कहती है, पापा लड़के वाले तो 2 हफ्ते में आने वाले, तैयारी तो हमने कुछ भी नहीं की है। अरे बेटा, अलग से क्या तैयारी करनी है, जो तैयारियां करनी थी वो कर चुके हैं। अरे पापा, अपन के दिमाग का ना दही बल्ला मत टीच करो। हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, ऐसे कोई बोलता है क्या? देखा, मुंबई में ऐसे ही बच्चे बोलते हैं पापा। अच्छा, तुम्हें कहाँ से पता चला? गली बॉय से। अभी तो मैं तैयारी कर रही ली पापा, आप भी सीख लीजिए, मेहमानों पे एकदम अंगार इम्प्रेशन बनेगा क्या। पिंकी के पिताजी की जवाब में जुबान तक नहीं हिलती। वो बस अपना सर हिला के बात रफा दफा इग्नोर कर देते हैं। अगले 6 दिन पिंकी अपने ही कमरे में बंद रहती है। न वो दरवाज़ा खोलती है, खाना भी 2 मिनट में चुपचाप खाकर चली जाती है। और कोई उसके कमरे के पास जाए तो कमरे से अमिताभ बच्चन से लेकर मनोज बाजपेयी सबकी आवाज़ आती है, सिवाय पिंकी के। सुन रहे हैं पिंकी के पापा, मुझे तो लगता है कि अपनी बेटी पर किसी ने नज़र लगा दी है, इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता जो आया था। नज़र तो ठीक है, पर ये मुंबई अब भाषा सीखने के चक्कर में कमरे से बाहर भी नहीं आ रही। इसने तो पूरे घर को मुंबई बना रखा है।
तभी पिंकी अपने कमरे से बाहर निकलती है। ये कोपची में गुलू गुलू कौन कर रहा है? हे राम, कैसी बातें कर रही हो तुम? पिंकी की ऐसी भाषा सुनकर पिंकी की मम्मी का बीपी बढ़ जाता है। अरे बेटा, 1 हफ्ते में लड़के वाले आ जाएंगे और ये तू शाम को काले चश्मे, लोहे की चेन और ये जाली वाली शर्ट पहनकर कैसे आप शब्द बोल रही हैं बेटा? आप शब्द नहीं बोलती मैं, ये तो अपन का स्टाइल है। अभी देखना अपन कैसे मुंबई वाली पार्टी को फ्लैट कर देगी, फ्लैट। ये सुनकर पिंकी की मम्मी सर पीट के सोफे पर बैठ जाती है। क्यों री माँ, तू भी फ्लैट हो गई ना अपनी मुंबईया भाषा से? अपना फुल रिसर्च डन करके बैठे ला इधर। क्या समझा कि नहीं समझा बच्ची? पिंकी, ये बच्ची नहीं तेरी माँ है। अरे पापा, ज्यादा मगज पिन नहीं लेने का। क्या बच्ची मतलब बंटाए, बंटाए मतलब जिगरी। अरे तू तो बस देखना अगले हफ्ते पापा आग लगा देगी ये तेरी पिंकी, आग। और पिंकी ने आग तो लगाई, पर इतनी भी नहीं लगानी थी। बहुत ही जल्दी पूरे शहर में पिंकी का आतंक छा गया। चाहे मंदिर के दर्शन करने हो या स्कूल के अध्यापक से बात करनी हो, हर जगह पिंकी की भाषा ने हाल बेहाल करके रखा था। अपनी माँ का बीपी चेक करवाने के लिए पिंकी उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। अरे सुन डॉक्टर, क्या सीन फंस रहेला अपनी माँ का? जरा देख के समझ के बताना, फोकट में पोपट नहीं बनाने का। क्या? अरे बेटा, तुम तो मेरा बीपी बढ़ा दोगी। क्या? एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन की माफिक तो बोल रही हूँ मैं। भेजी में गिर नहीं रहा है क्या मैटर? माँ का ब्लड प्रेशर बता, दिमाग पे प्रेशर मत ले। पूरे शहर को पता चल जाता है कि पिंकी को देखने मुंबई से लड़के वाले आ रहे हैं और इसीलिए पिंकी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। कुछ ही दिन में लड़के वाले पिंकी को देखने आ जाते हैं। बरामदे में बैठे लड़के वालों के लिए पिंकी खाना लेकर जाती है। लाल लिपस्टिक, लोहे की चेन, खुली हुई जैकेट और काले चश्मे पहनकर पिंकी वड़ा पाव लेकर एंट्री मारती है। लड़के वालों को लगता है कि अभी पिंकी आई नहीं है, ये और कोई है। पिंकी तो लाल लहंगे या साड़ी में आएगी शर्माते हुए। अरे वाह, वड़ा पाव हमें तो बहुत पसंद है। मेरे को मालूम ही था, मेरे घर वाले यही लोग खाली पिली मेरी रिसर्च पे भेजा खर्च कर रहे थे। जी, पिंकी को बुलाइए ना। अरे पिंकी क्या बंटाई, मैच पिंकी है, एकदम झिंगाड़ मुंबईया। क्या पूछने का पूछ डाल, इधर ही चा। आप पिंकी हैं? तो फिर क्या, आधार कार्ड मांगता है क्या तेरे को? ओ अब समझी, मेरी भाषा सुन के हिल गया ना। बहुत हार्ड है ना अपनी भाषा, बहुत बहुत हार्ड। ऐसे ही बोलते हैं ना मुंबई में। बोलते तो हैं, पर सब ऐसे नहीं बोलते, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते। तभी लड़के के पिताजी गरजते हैं। हमें तो पंडित जी ने बताया था कि आपकी बेटी बहुत समझदार है। ये तो थोड़ी ज्यादा ही समझदार दिख रही है। माफ कीजिए, हम लड़की देखने आए थे, पर आपकी बेटी ने तो फिल्म ही दिखा दी। अरे तुम लोगों के लिए जो इतनी तैयारी की है उसका तो कोई हिसाब भी नहीं है तुमको। अरे थोड़ा डेडिकेशन पर फोकस करो ना पब्लिक, वरना मेरा एरिया है, मेरी गली है, धोपड़ दूंगी ऐसे कि घूमोगे पंखे के जैसे। लड़का पिंकी की गुंडों वाली भाषा में धमकी सुनकर डर जाता है और मौका पाते ही सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। पिंकी, ये क्या किया? अब तुम्हें वापस कौन देखने आएगा? अरे भेजे का चिरफाड़ नहीं करो पापा, कोई लड़का आए ना आए, अपना टाइम आएगा, जरूर आएगा।